तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 2024 बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और साथ ही में अंत तक देखना। क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ, सभी आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सभी आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और साथ ही में 2024 बोर्ड परीक्षा में भी इनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, तभी आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँगे। क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, सभी आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 बायोलॉजी पूरी किताब से आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। यानी कि जो आपकी क्लास 12 की बायोलॉजी होती है, पूरी किताब में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न के साथ-साथ उसका आंसर आपको किस प्रकार से अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और साथ ही में अंत तक देखो। तभी आप लोग बेहतर तरीके से सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाओगे। साथ ही में किस प्रकार से अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आपको लिखना है, वो भी आप लोग समझ पाओगे और किस प्रकार से आपको नंबर मिलेंगे, वो भी आप लोग समझ पाओगे। तो सारी चीज़ों को समझने के लिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो, अंत तक देखो और साथ ही में वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। यदि आप लोग रेगुलर बेसिस पर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोज़ को जानना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टॉपर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एक सब्जेक्ट के लिए जो टॉपर ग्रुप का प्राइस है, वो मात्र ₹100 रखा गया है। उसमें आपको इस प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि दिए जाते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और साथ ही में ऑल चैप्टर का नोट्स दिया जाता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के रूप में आप लोग समझ लीजिए कि यदि मान लीजिए आप लोग बायोलॉजी के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग ये मान लीजिए बायोलॉजी के लिए आप लोग टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको क्लास 12 बायोलॉजी के ऑल चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा और साथ ही में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स का भी नोट्स मिल जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको मात्र ₹100 में दी जा रही हैं एक सब्जेक्ट के लिए, तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, ठीक है? तो नंबर आपका हो जाएगा 97 93 44 00 81, ठीक है? तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है जिसको भी टॉपर ग्रुप को ज्वाइन करना है, ठीक है? तो जिसको ज्वाइन करना है वही लोग मैसेज करें, सभी लोग मैसेज ना करें और ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 में किस प्रकार से आप लोग 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न को आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न होने वाला है आपका होने वाला है कि टेपटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग इसको इंपॉर्टेंट का टिक लगा लो। इस क्वेश्चन की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लो और अपनी कॉपी में नोट कर लो। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि परागकोश की लघु विषाणुधानी की सबसे भीतरी परत टेबटम कहलाती है। यानी कि जो आपका परागकोश होता है, परागकोश के अंदर लघु विषाणुधानी होती है और लघु विषाणुधानी की जो सबसे भीतरी परत होती है, वो आपकी टेपटम होती है और टेपटम जो परत होती है, वह लघु विषाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। यानी कि आप लोग बताएँगे कि जो आपका टेपटम होता है, वो कहाँ पर स्थित होता है? तो आप लोग बताओगे कि टेपटम आपका परागकोश की लघु विषाणुधानी की सबसे भीतरी परत होती है और इसका कार्य क्या होता है? तो कार्य में आप लोग बताओगे कि यह लघु विषाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से आपको जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कितने केंद्रकीय होता है। तो हम लोग को बताना है कि पालीगोनम प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है वो कितने केंद्रकीय होता है। तो आप लोग बता सकते हो कि पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रकीय होता है। अब ये कैसे 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। ये आपका एक भ्रूणकोश होता है मान लीजिए और 3 कोशिकाएँ ऊपर उपस्थित होती हैं, 3 कोशिकाएँ नीचे उपस्थित होती हैं, 1 कोशिका बीच में उपस्थित होती है, ठीक? तो ऊपर की जो 3 कोशिकाएँ होती हैं, उन तीनों में एक-एक केंद्रक होता है, यानी कि यहाँ पर 3 केंद्रक हो गए, नीचे की 3 कोशिकाओं में एक-एक केंद्रक होता है, तो यहाँ भी 3 हो गए। लेकिन जो बीच की कोशिका होती है, इसमें 2 केंद्रक होते हैं, ठीक है? और जो ऊपर की कोशिका होती है, इसको हम लोग प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं और जो नीचे की कोशिकाएँ होती हैं, उसमें जो बीच वाली होती है, इसे हम लोग अंड और अगल-बगल वाली जो होती हैं, इसको हम लोग सहायक सहायक कोशिका बोलते हैं, ठीक है?
और इसे हम लोग ध्रुवीय कोशिका बोलते हैं, इसको हम लोग ध्रुवीय कोशिका बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है, ऊपर की जो तीनों कोशिकाएं होती है उसमें एक एक केंद्रक होता है, नीचे की तीनों कोशिकाओं में एक एक केंद्रक होता है, लेकिन जो बीच वाली जो कोशिका होती है इसमें आपके दो केंद्रक होते हैं। तो आप लोग काउंट करोगे तो 3 केंद्रक ऊपर, 3 केंद्रक नीचे, 2 केंद्रक यहाँ पर। तो यह कैसा हो गया, 8 केंद्रकीय हो गया। लेकिन जब हम लोग कोशिका की बात करेंगे तो 3 कोशिका ऊपर, 3 कोशिका नीचे और 1 कोशिका बीच में। तो यानी कि आप लोग बता सकते हो कि पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है वो 7 कोशिकीय होता है और 8 केंद्रकीय होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है ये भी आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका क्वेश्चन होने वाला है कि अनिषेक जन को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा में आप लोग बताओगे कि बिना निषेचन के अर्थात अनिषेचित अंड द्वारा अगुणित भ्रूण एवं बीज का विकसित होना अनिषेक जन कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब बिना निषेचन के ही आपका अनिषेचित जो बीजांड हो उसके द्वारा अगुणित भ्रूण एवं बीज का निर्माण हो जाए तो उस प्रक्रिया को हम लोग अनिषेक जन कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप लोग आलू धतूरा आदि को समझ सकते हैं, इसमें अनिषेक जन्य पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये आपका क्वेश्चन होने वाला है कि आभासी फलों के 2 उदाहरण बताइए, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि आभासी फलों के 2 उदाहरण बताने हम लोग को, ठीक है। तो आभासी का मतलब क्या होता है, आभासी मतलब मिथ्या, मिथ्या मतलब नकली, यानी कि नकली फलों के हमको 2 उदाहरण बताने हैं। तो आप लोग बता सकते हो कि आभासी फलों यानी कि मिथ्या फलों के उदाहरण है आपके सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी आदि क्या है आपके आभासी फलों के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आपके इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इतना क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और वहाँ पर भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो इतना एक बार आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगले पेज पर जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है आपका होने वाला है निम्न को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिख दिया है क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि अपयुग्मन किसे कहते हैं, कभी पूछ लेगा कि असंजन किसे कहते हैं, कभी पूछ लेगा अनिषेक फलन किसे कहते हैं। तो इसीलिए मैंने तीनों को एक जगह पर कर दिया, तीनों परिभाषाओं को, ताकि आप लोग एक ही जगह से तीनों को आराम से याद कर लो, क्योंकि पूछे जाने की संभावना इनकी है। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, वी वी आई का आप लोग टिक लगा दोगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है और ये तीनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। यानी कि या फिर पूछ लेगा आपसे अपयुग्मन के बारे में परिभाषित कीजिए, या फिर असंजनन, या फिर अनिषेक फलन। इन तीनों में से दो या एक जरूर पूछा जाएगा। तो इसीलिए आपको इन तीनों को अच्छे तरह तैयार कर लेना। आपको पता नहीं कौन सा आ जाएगा, तीनों आपके महत्वपूर्ण है, ठीक है। तीनों परिभाषाओं को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अपयुग्मन किसे कहते हैं। तो आप लोग इसकी परिभाषा हेडिंग डाल करके लिखना स्टार्ट करोगे कि जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की किसी अन्य अगुणित कोशिका जैसे सहायक या प्रतिद्वंद्वी कोशिका से होता है तो यह क्रिया जो होती है अपयुग्मन कहलाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भ्रूण का जो निर्माण होता है वो भ्रूण कोश की अंड कोशिका से ना होकर के किसी अन्य कोशिका जैसे कि अगुणित कोशिका जैसे कि सहायक कोशिका हो गई या प्रतिद्वंद्वी कोशिका से होता है, तो वह प्रक्रिया जो होती है वह अपयुग्मन कहलाती है। तो इस प्रकार से अपयुग्मन की परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग असंजनन के बारे में समझते हैं। असंजनन में आप लोग बताओगे कि इसमें आवर्तबीजी पादपों में अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन के बिना ही अर्थात नर एवं मादा युग्मों के संलयन के बिना भ्रूण का निर्माण होता है, उसे हम लोग असंजनन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग कि असंजनन में होता यह है कि जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन के बिना ही, यानी कि नर एवं मादा युग्मक के आपस में मिलने के बिना ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है। उस प्रक्रिया को हम लोग असंजनन बोलते हैं। अब ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले जो परिभाषा है उसकी ओर बढ़ते हैं। अगली परिभाषा आपकी हो जाती है अनिषेक फलन। तो अनिषेक फलन की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है। तो इसे भी आप लोग याद करोगे। इसमें आप लोग लिखोगे कि इसमें पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है। उदाहरण आप लोग बता सकते हो बीज रहित फलों का विकास, यानी कि जो बीज रहित फल होते हैं उनका विकास इन्हीं प्रकार से होता है, इसी प्रकार से होता है कि इसमें क्या होगा, परागण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो तीनों परिभाषाएं थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि आप लोग बताएंगे कि एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो हम लोग को बताना है कि एक जो सेब होता है उसको हम लोग आभासी फल क्यों बोलते हैं, और साथ ही में
सेब जो आपका होता है वो फल मतलब पुष्प का कौन-सा भाग जो होता है वो आपका सेब का रचना करता है। यानी कह सकते हैं कि पुष्प का कौन-सा भाग होता है जो कि सेब जो फल होता है उसकी रचना करता है। तो इस प्रकार से हम लोग को इसका आंसर बताना है। तो आप लोग बताओगे कि निषेचन पश्चात अंडाशय के परिपक्व होने से फल बनता है, वह पुष्प के जो शेष अंग होते हैं वो झड़ जाते हैं। यानी कि निषेचन के बाद ही अंडाशय जब होता है वो परिपक्व हो जाता है और उससे फल बनता है और जो पुष्प के बाकी जो अंग होते हैं वो झड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे फल को हम लोग क्या बोलेंगे? सत्य या असली फल बोलेंगे। लेकिन ऐसा होता है कभी-कभी कि जो आभासी फल होते हैं यानी कि नकली फल का जो विकास होता है वो अंडाशय से ना होकर के पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है। यानी कि क्या होता है कि जो जो असली वाले फल होते हैं यानी कि जो सत्य फल होते हैं उनका विकास किससे होता है? अंडाशय के परिपक्व होने से होता है। लेकिन जो आपके नकली वाले फल होते हैं यानी कि आभासी फल होते हैं इनका विकास अंडाशय से ना होकर के पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, वो आपके आभासी फल कहलाते हैं। सेब में चूंकि पुष्पासन फल का मुख्य खाने योग्य भाग बनाता है यानी कि जो सेब का विकास होता है वो अंडाशय से ना होकर के पुष्प का जो पुष्पासन होता है उससे होता है, ठीक है? इसीलिए हम लोग सेब को आभासी फल कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, साथ ही में ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे भी आप लोग को अच्छे से तैयार करना है ताकि आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसकी भी संभावना पूछी जा सकती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि आपके नॉलेज के लिए ये चीज़ पता होनी चाहिए। वैसे इसकी संभावना बहुत कम होती है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन कभी-कभी लघु उत्तरीय में पूछा गया तो वो भी आप लोग को वहाँ पता होना चाहिए कि जो आपका नर युग्मोद्भिद होता है यानी कि परागकण इसका विकास कहाँ पर होता है, मादा युग्मोद्भिद का विकास कहाँ पर होता है। तो ये चीज़ अब जब आप लोग पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगी। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए जहाँ पर नर एवं मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर में आप लोग बताओगे कि नर युग्मोद्भिद जो कि परागकण होता है, परागकण का विकास कहाँ पर होगा? तो आप लोग बताओगे कि परागकण का विकास परागकोश के अंदर लघु धानी होती है उसमें होता है। वहीं पे मादा युग्मोद्भिद की बात करेंगे तो मादा युग्मोद्भिद यानी कि भ्रूणकोश का जो विकास होता है वो अंडाशय में होता है, बीजांड में अंडाशय में होता है, ठीक है? अंडाशय के बीजांड में होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।